नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। 3 रंग का ये वस्त्र नहीं, ये ध्वजा देश की शान है। हर भारतीय के दिलों का तिरंगा स्वाभिमान है। जी हां, टोक्यो में तिरंगा फहराने के बाद भारतीय जाबाज खिलाड़ी वतन लौट आए हैं, जिनका स्वागत पूरे भारत ने किया। टोक्यो ओलंपिक में अपना परचम लहराने के बाद भारतीय टीम स्वदेश लौटी, जहां पर खिलाड़ियों का जोरदार तरीके से स्वागत किया गया है। इस दौरान खिलाड़ियों के सम्मान में दिल्ली के अशोका होटल में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर देश के लिए गोल्ड जीतने वाले देश के शेर नीरज चोपड़ा और रवि दहिया, बजरंग पुनिया, बॉक्सर लवीना और हॉकी टीम का सम्मान किया गया है। सम्मान समारोह के दौरान खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पदक विजेताओं के साथ ही भारतीय महिला हॉकी टीम, तलवारबाज भवानी देवी, सेलर नेत्रा कुमारन, रोवर्स अर्जुन पाल और अरविंद सिंह के खेल का भी जिक्र किया। वहीं टोक्यो में भारतीय टीम का अब तक के ओलंपिक में सबसे शानदार प्रदर्शन रहा, जहां पर भारतीय खिलाड़ियों ने अलग अलग खेलों में 7 पदक लेकर आए हैं, जो देश के लिए गर्व की बात है। तो आपको बता दें कि टोक्यो ओलंपिक से लौटे भारतीय खिलाड़ियों को आज सम्मानित किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, होटल अशोका में हॉकी के पुरुष और महिला टीमों ने अलग अलग केक काटकर जश्न मनाया, एक दूसरे को केक खिलाकर बधाई दी। मां भारती के भाल पर स्वर्ण तिलक। नीरज चोपड़ा ने जीता गोल्ड। भारतीय खिलाड़ियों पर गर्व है। टोक्यो में फहराया तिरंगा। भारत की झोली में 7 मेडल। नीरज चोपड़ा के भाले ने मां भारती के भाल पर स्वर्ण तिलक किया है। ये देश 131 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं का सम्मान ही तो है। पर ये पदक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत में खेलों को लेकर एक नई संस्कृति के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगा। 131 करोड़ भारतीयों की उम्मीद पर एक भाले की नोक पर टिकी हुई थी। सोने की तलाश में टोक्यो पहुंचे बजरंग पुनिया कांस पर टिक गए थे। अदिति अशोक भी गोल्फ में बस मुहाने पर ठीक गई ही थी। हॉकी में महिलाओं के हौसले और पदक से कुछ दूरी पर रह जाने से भावुक क्षणों में बहे आंसू सभी को नम कर चुके थे। 2008 में अभिनव बिंद्रा की बंदूक की नाली से निकली सुनहरा पदक पिछले 13 साल से खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसके ऊपर करोड़ों भारतीयों की उम्मीद का बोझ बढ़ रहा था। इस भार को साझा करने की बेहतरीन कोशिश मीराबाई चानू ने की। फिर वो चांदी पर रुक गई। सिंधु की शटल से भी कांस्य निकल पाया। पहलवान रवि दहिया की सुनहरी उम्मीदें भी चांद की चमक में बदल गई। लवलीना के मुक्के से दम का सुकून भी दे रहा था और भविष्य की उम्मीद भी जगा रहा था। पर सोना तो सोना होता है और सोने की चिड़िया रहे इस देश से बेहतर इसकी चमक कौन समझ सकता है। तमाम उपलब्धियों के बीच एक अजीब सी कसमसाहट बाकी थी, एक प्यास, खेलों के उस महाकुंभ में भारत के राष्ट्रगान की धुन सुनने की प्यास, एक बेताबी अपने तिरंगे को सबसे ऊपर चढ़ते हुए देखने की। जब दुनिया के हमसे छोटे देश ये कर सकते हैं तो हम भला क्यों नहीं कर सकते। ओलंपिक में एक समय हॉकी ने ही सोने के तमगों से मां भारती का अभिषेक किया था। फिर व्यक्तिगत स्वर्ण पदक अभिनव बिंद्रा लेकर आए। लगा ये सिलसिला चल पड़ा, पर 13 साल बीत गए।
जो भारत के वीर सपूत नीरज चोपड़ा ने टोक्यो में स्वर्ण पदक जीतकर स्वर्ण तिलक किया। अब तक के ओलंपिक इतिहास में भारत के लिए सबसे सफल ओलंपिक रहा, जिसमें भारत ने 7 पदक जीते। इससे पहले 2012 में 6 पदक भारत की झोली में आए थे। नीरज चोपड़ा ने मेहनत और संघर्ष की उन्हीं कहानियों को सुनहरी आवाज दी जो हर भारतीय को सुनाई दे रही है। टोक्यो में खेलने वाले खिलाड़ियों पर देश को हमें गर्व है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात सियासी खबरों की करते हैं। जी हां, आज से समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने ओबीसी की राजनीति शुरू की है, यानी कि ओबीसी सम्मेलन की शुरुआत हुई है। और ऐसे में लगातार देखने को यह मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियों ने जातिगत समीकरण के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। और ऐसे में अखिलेश यादव ने एक के बाद एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। समाजवादी पार्टी के ओबीसी सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। सम्मेलन के जरिए सपा ओबीसी समाज को साधने की तैयारी में है, ताकि उत्तर प्रदेश में जो 36% ओबीसी हैं, उनमें बड़ा तबका सपा के पलड़े में आ सके। अखिलेश का ओबीसी प्लान चुनाव में पाएगा मुकाम। 22 की सज गई बिसात, ओबीसी जाएंगे किसके साथ। 2022 की सियासी लड़ाई में जहां एक ओर विपक्ष मुद्दों के सहारे सरकार को घेरने की फिराक में है, वहीं दूसरी ओर जातियों को साधने की भी भरपूर कोशिश विपक्षी खेमे से की जा रही है। इस कड़ी में बीएसपी ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेने के लिए प्रबुद्ध वर्ग गोष्ठी कर रही है, तो वहीं अब सपा भी ओबीसी समाज को मनाने की जुगत में है। उत्तर प्रदेश में विपक्ष के लंबरदार बने अखिलेश यादव बीते 2 चुनाव हार चुके हैं। 2017 और 2019 में हार का स्वाद चख चुके हैं। 22 में जीत का लड्डू चखने के लिए धर्म जाति की राजनीति से भी परहेज नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये लोकतंत्र की बड़ी लड़ाई है। गाँव की तानाशाह सरकार को हटाना है और जनता जानती है अब इसको कोई हटा सकता तो वो समाजवादी पार्टी हटा सकती है। और इसीलिए उसने जनादेश दिया पंचायत चुनाव में, लेकिन बीजेपी घबराई हुई बीजेपी ने फिर जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख पर पद लूटने का काम किया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जानते हैं कि इस बार अगर जीत का हार नहीं पहना तो सियासी गलियों से सपा की साइकिल भटक सकती है। ऐसे में अखिलेश योगी सरकार की मुखालफत के साथ साथ ओबीसी समाज को मनाने की होड़ में सबसे आगे हैं। अखिलेश बखूबी जानते हैं कि ओबीसी वर्ग का साथ लखनऊ की सत्ता तक पहुंचने के लिए बेहद अहम है। इसलिए सपा ने इस बड़े वर्ग को मनाने के लिए गंगा किनारे से ओबीसी सम्मेलन की शुरुआत की है। जनता चाह रही है माननीय अखिलेश यादव जी को। जिस तरीके से मैं विलम्ब से पहुंचा हूँ, ये जगह जगह लोग खड़े थे। इस तरीके का जनसैलाब कानपुर में जब खड़ा है, कानपुर में और अन्य जनपदों में भी, ये सीधा संदेश दे रहा है कि 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। इस अभियान के तहत सपा मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश पर पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ ने अपने दूसरे चरण का अभियान सोमवार से शुरू कर दिया है। सपा के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ अध्यक्ष राजपाल कश्यप की अगुवाई में कानपुर से ओबीसी सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। 11 अगस्त को झांसी, 12 अगस्त को महोबा, 12 अगस्त को हमीरपुर, 14 अगस्त को कानपुर ग्रामीण और 15 अगस्त को फतेहपुर में समापन होगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि सपा का यह सम्मेलन सामाजिक कम और सियासी ज्यादा है। चुनाव से ऐन वक्त पहले पिछड़ों के लिए सपा का यह सम्मेलन चुनाव में कितना फायदेमंद साबित होगा, ये तो भविष्य ही बताएगा। मगर एक बात जो हालिया घटनाक्रम से साफ होती है कि चुनाव से पहले सभी दल ओबीसी पर दावेदारी पेश कर रहे हैं। जहां एक ओर अखिलेश सम्मेलन से पिछड़ों को साध रहे हैं, तो वहीं बीते दिनों ओबीसी समाज की अलग से जातिगत गणना की मांग कर मायावती होड़ में पीछे नहीं है। बहरहाल हाल ही में यूपी में सपा के मंडल दिवस आयोजन के साथ ही मंडल राजनीति फिर से तेज हो गई है। इसके जरिए सपा और बीएसपी पिछड़ा वोट बैंक को लुभाने में लगी है। लेकिन सवाल यह है कि ओबीसी समुदाय में दोबारा अपनी पैठ बनाने के लिए यह दांव कितना काम आएगा।
2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार एक्शन मूड में चल रही है। कोशिश यही है कि भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दी जाए और बीजेपी के सामने एक बड़ा विकल्प प्रस्तुत किया जाए, जिसको लेकर विभिन्न आयोजन समाजवादी पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं। हालांकि आज समाजवादी पार्टी की तरफ से पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का भी आगाज कर दिया गया है, जो कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में होंगे। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की कोशिश यही है कि जो पिछड़ा वर्ग का वोट बैंक है वो समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ा जाए। अब देखना यह होगा कि कितना फायदा इन सम्मेलनों का समाजवादी पार्टी को मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को टक्कर देने के लिए सपा हर वो संभव प्रयास कर रही है, जिससे 2022 में बेहतर परफॉर्मेंस हो सके। कैमरामैन अमित साहनी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को मीडिया में छाए रहना बखूबी आता है और इसलिए रोजाना वो अपने बयान के जरिए कुछ न कुछ ऐसा करते हैं जिससे वो सुर्खियों में बने रहते हैं। सत्ताधारी बीजेपी के साथ उनकी कभी तकरार तो कभी वार की खबरें रोजाना ही आती है। अब अखिलेश की तारीफ को भी मीडिया अटेंशन के तौर पर देखा जा रहा है। अखिलेश से दोस्ती करेंगे राजभर, सपा सुबह सपा की सीक्रेट खबर। क्या राजभर की बात मानेंगे अखिलेश? छोटे दल बड़ी पार्टियों के लिए विशेष। उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। खबरों में बड़ी पार्टियां तो हर दिन रह रही हैं, लेकिन छोटे दल भी बड़ी पार्टियों की धक धक बढ़ाने में पीछे नहीं है। खास तौर पर सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने भागीदारी संकल्प मोर्चा नाम से गठबंधन तैयार किया है, जो खलबली मचा रहे हैं। हाल ही में राजभर ने बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात की, जिसके बाद कई कयास लगाए जाने लगे। लेकिन अखिलेश की तारीफ में कसीदे पढ़ते फिर से अटकलों का बाजार गर्म हो चुका है। राजभर की माने तो बीजेपी को हराने के लिए अखिलेश यादव को छोटे दलों से बात करनी चाहिए। अगर अखिलेश ऐसा करते हैं तो बीजेपी पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक सीट के लिए तरस जाएगी। इसके साथ ही ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सपा ही बीजेपी को रोक सकती है। अखिलेश को सीएम बनना चाहिए हमारी सोच से। देखिए, अभी हम लोग जो भागीदारी संकल्प मोर्चा हम लोगों का है, अभी हम लोग गोल बांध रहे हैं, बन गई है भागीदारी संकल्प मोर्चा। और मजबूत करने के लिए मकसद हमारा है उत्तर प्रदेश से बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना। तो बेदखल करने के लिए हम निमंत्रण देते हैं कि जितने भी लोग भाजपा को हराना चाहते हैं, सभी लोग भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ खड़े हो जाएं। खबरों में कैसे रहना है, मीडिया में कैसे छाना है, ये ओम प्रकाश राजभर बखूबी जानते हैं। इसलिए हर दिन वो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे वो सुर्खियों में बन जाते हैं। अब अखिलेश की तारीफ को मीडिया अटेंशन के तौर पर देखा जा रहा है। अब राजभर की बात अखिलेश मानेंगे या नहीं, ये तो आगे की बात है। लेकिन राजभर ने चुनाव से पहले जो ऐलान किया है वो हर तरफ से गरीब और पिछड़ों को लुभाने की कोशिश है। अब चुनाव में राजभर पूर्वांचल में कितना असर डालेंगे, इसके लिए तो इंतजार करना ही होगा। हमारी साफ साफ सोच है, 2022 में सरकार बनेगी। घरेलू बिजली का बिल 5 साल लगातार माफ करेंगे। गरीबों का इलाज 5 साल फ्री में होगा। उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना होगी। हम लोग मन बनाए हैं कि सरकार बना करके दबाव बनाएंगे, 33% आरक्षण महिलाओं को लागू करेंगे। एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा हम लोग प्रदेश में लागू करेंगे। अमन चैन होगा देश प्रदेश में, भाईचारा होगा, हिंदू मुसलमान नहीं होगा, सिख ईसाई नहीं होगा, अगड़ा पिछड़ा नहीं होगा, सब लोग एक समान रहेंगे। भाईचारा प्रदेश में कायम किया जाएगा। राजभर के मन में क्या है, वो 2022 को लेकर असल में क्या सोच रहे हैं, ये तो राजभर ही जाने। लेकिन गठबंधन बनाने के बाद अखिलेश की तारीफ को क्या समझा जाए, और ओवैसी जो राजभर के भरोसे यूपी में फिर से ताल ठोकने जा रहे हैं, वो राजभर के लगातार बदलते पैंतरों से परेशान जरूर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो सियासी घमासान शुरू हो गया है, देखना यह है कि आगे होता क्या है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब कांग्रेस भी जोश खरोश के साथ ताल ठोकने जा रही है। कांग्रेस 403 निर्वाचन क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन शुरू करने जा रही है। नारा दिया गया है, बीजेपी गद्दी छोड़ो, और इसी नारे के दम पर कांग्रेस फिर खुद को यूपी में खड़ा करना चाहती है। रणनीति के मुताबिक हर क्षेत्र के मुख्य बाजार में 5 किलोमीटर तक कांग्रेस का काफिला जाएगा और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करेगा। सज गया विधानसभा चुनाव का सियासी मैदान। कांग्रेस ने छेड़ा बीजेपी गद्दी छोड़ो अभियान।
22 के लिए प्रियंका का सियासी शिगुफा। खत्म होगा 3 दशक से जारी सत्ता का सूखा। करीब 32 साल से यूपी की सत्ता से बेदखल रहने वाली कांग्रेस पार्टी 2022 के चुनावों में बड़ी तैयारी के साथ उतरने जा रही है। 3 दशकों से लखनऊ की सत्ता का सूखा झेल रही कांग्रेस इस बार हर मोर्चे पर मजबूती से लड़ने की फिराक में है। कांग्रेस का आलाकमान जानता है कि अगर इस बार यूपी में दमखम नहीं दिखाया तो प्रियंका गांधी की साख पर नाकामी और विफलता का ऐसा दाग लग जाएगा जिसे धुल पाना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा। लिहाजा प्रियंका गांधी की मजबूत दावेदारी को पेश करने के लिए कांग्रेस ने योगी सरकार को घेरने का सियासी फॉर्मूला तैयार किया है। आज उत्तर प्रदेश में महंगाई चरम सीमा पर है। सिलेंडर का दाम 900 रुपया, दाल का दाम 150 रुपये से ऊपर, सरसों का तेल 200 रुपये लीटर के आसपास। आम आदमी के घर से निवाले छीनते जा रहे हैं। महंगाई के नाते हर आदमी, मध्यम वर्गीय, छोटा आदमी, छोटा व्यापारी पूरी तरह टूट चुका है और आप लोग भी इस महंगाई से ग्रसित हैं। बीजेपी गद्दी छोड़ो अभियान की शुरुआत कर कांग्रेस हर मोर्चे पर सरकार को घेरने की कोशिश में है। बीजेपी गद्दी छोड़ो के नारे के दम पर कांग्रेस यूपी में वापसी की उम्मीदों को निहार रही है। बताया जा रहा है कि महंगाई, अपराध, भ्रष्टाचार समेत तमाम मुद्दों पर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने का मन बना लिया है। कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, कानून व्यवस्था फेल है, जंगल राज में उत्तर प्रदेश तब्दील हो चुका है। किसान रोज आत्महत्या करने पर विवश है। गन्ने का दाम नहीं, फसलों का उचित मुआवजा नहीं, अन्ना जानवरों से किसान परेशान है और किसानों के पास आय न होने के नाते रोज आत्महत्या करने पर विवश है। बेरोजगार नौजवान रोजगार को लेकर रोज सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, लाठी खा रहा है, जेल जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में 9 और 10 तारीख को पूरे प्रदेश के सभी विधानसभाओं में यह मार्च करके भाजपा गद्दी छोड़ो मार्च करके संकल्प लेने का काम किया है। कांग्रेस सभी 403 विधानसभा सीटों पर विरोध प्रदर्शन करेगी। इसमें हर क्षेत्र के मुख्य बाजार में रैली निकाली जाएगी। करीब 5 किलोमीटर तक कांग्रेस का काफिला जाएगा। काफिले में बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की जाएगी। इस अभियान के सहारे कांग्रेस उस वोट बैंक को साधने की जुगत में है जो बीते 4 साल में बीजेपी की नीतियों से नाराज हैं। जिस तरह कांग्रेस दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ हुंकार भरती आई है, उसी तर्ज पर 75 जिलों में यूपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। हालांकि कांग्रेस के इस प्लान को बीजेपी ने फ्लॉप करार दिया है। बीजेपी कांग्रेस को 22 की लड़ाई से बाहर मान रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि उनका पूरा फोकस समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव पर अटका है। देखिए, कांग्रेस हमेशा नकारात्मकता की राजनीति करती है और कांग्रेस छोड़ो उसी उनके अभियान का एक हिस्सा है। आज के दिन जब वो गद्दी छोड़ने की बात कर रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किसानों को समृद्धि से जोड़ने का काम कर रहे हैं। आज ही के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगभग उत्तर प्रदेश के 2.46 करोड़ किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा जा रहा है। तो अवसर का उपयोग भारतीय जनता पार्टी सकारात्मकता के आधार पर, किसानों को समृद्धि के आधार पर कर रही है और कांग्रेस पार्टी नकारात्मकता के आधार पर कर रही है। ये दोनों पार्टी के चरित्र का मूलभूत अंतर है। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के किसी भी योजनाओं के चक्कर में नहीं पड़ेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है ये जैसे ही चुनाव आता है कुछ योजनाएं लेके आ जाते हैं, लेकिन उसका मतलब क्या निकलता है। 4.5 साल तक उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है किस तरह से यहाँ पे तकलीफ और दर्द उत्तर प्रदेश की जनता ने झेला है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। अब इसका बदला उत्तर प्रदेश की जनता 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट के माध्यम से हटा के लेगी। बहरहाल कांग्रेस के इस नए अभियान में प्रियंका गांधी की छाप साफ देखने को मिल रही है, क्योंकि महिला सुरक्षा का मुद्दा हो या फिर किसानों की बात, प्रियंका समय समय पर इस मुद्दे को धार देती रही हैं। अब यूपी में भी कांग्रेस इन्हीं मसलों के सहारे 22 की सियासी सीढ़ी चढ़ने की कोशिश में है। ऐसे में अब देखना होगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता इस अभियान के जरिए कितने बड़े स्तर पर जनता को एकजुट कर पाते हैं। ये आने वाले समय में ही साफ हो पाएगा। 2022
2022 विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल दिखाई दे रही है। कांग्रेस लगातार उत्तर प्रदेश सरकार को घेरती हुई नजर आती है और अब 2 दिवसीय भाजपा गद्दी छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर चुकी है, जिसमें कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं वो जनता के बीच जाएंगे और वो बताएंगे कि बीजेपी किस तरह से महिला उत्पीड़न समेत तमाम कार्य कर रही है जो जन विरोधी है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी जमीन को तलाशने में लगी और बीजेपी सरकार को 2022 में उत्तर प्रदेश से बाहर करने में लगी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित साहनी के साथ नगमा शेख, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ। और इसी के साथ ही हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ वन इंडिया के साथ।